हाँ जी, अभी तक इसमें कोई डाउट है तो बोल दो पहले। 115 BAC कल तक जितना पढ़ा था वहां पे कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो अभी। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? जितना हमने 115 BAC पढ़ा वहां तक नहीं है? चलिए सुनिए। तो हमने ये कहा था कि सर अगर कोई इंडिविजुअल और HUF है और वो अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में जाना चाहता है तो 115 BAC उसको वेलकम करता है। ठीक है, ये इसी साल से एप्लीकेबल हुआ है, इसी साल इसको ऐड किया गया है। और इसमें क्या बोला गया है कि आपको बहुत सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन को छोड़ना पड़ेगा तो ही आप ये ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि इतनी सारी एग्जम्पशन डिडक्शन आपको सैलरी चैप्टर में छोड़नी होगी। ठीक है, फिर आपको HP चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको BNP चैप्टर में से कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको अदर सोर्स में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्लबिंग में से भी आपको एग्जम्पशन छोड़नी पड़ेगी, फिर डिडक्शंस में भी आपको सारी डिडक्शन छोड़नी है एक्सेप्ट ATJJAA और ATCCD2। राइट, अगर आप ये सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन छोड़ने को तैयार हैं तो आप 115 BAC में जा सकते हैं। 115 BAC में जाने के लिए सिर्फ टैक्स ही अलग से कैलकुलेट नहीं होगा, साथ ही साथ इनकम भी अलग से कैलकुलेट होगा, क्योंकि इनकम निकालने में तो चीजें चेंज करनी है। चलिए अब सुनिए आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक एक पॉइंट को ढंग से समझते जाइएगा और इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो साथ साथ क्लियर करते जाइएगा। पहला पॉइंट, लॉस फ्रॉम अबोव ऑल्सो कैन नॉट बी सेट ऑफ। लॉस फ्रॉम अबोव ऑल्सो कैन नॉट बी सेट ऑफ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए, ध्यान से सुनना, कि मान लीजिए आपको 10AA में, ठीक है, या आपको इन किसी भी रीजन से जैसे ATJJAA की वजह से, या आपको इस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, ठीक है, इन चीजों से अगर आपको कहीं पे भी कोई लॉस हो रखा है पहले से जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, मान लीजिए पिछले साल 2019-20 की बात है सर, 19-20 में सर मैं एक बिजनेस और प्रोफेशन करता हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है। और जब उसमें मुझे क्या हो रखा है सर, लॉस हो रखा है, ठीक है, और वो इनमें से किसी सेक्शन में आता है, जो पढ़ा है ना अपन ने, डिडक्शन जो हमें छोड़नी है उनमें से किसी डिडक्शन में आता था और हम उसे सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो वो लॉस हमारा क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। मतलब ये चीजें आगे से अलाउड नहीं होगी, वो तो नहीं होगी, पीछे की भी अलाउड नहीं होगी, पुरानी भी ये चीजें अलाउड नहीं होगी। अगर पहले किसी वजह से लॉस, जैसे मान लीजिए मैं यही बता देता हूँ, HP लॉस है, पिछले साल का HP लॉस है सेल्फ प्रॉपर्टी का, अब इस साल हमें मना कर दिया कि सर सेल्फ प्रॉपर्टी आपको क्लेम ही नहीं करनी है, उसकी वजह से आपको लॉस होना ही नहीं चाहिए, तो वो पुराना वाला लॉस भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, हम उसे भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बोलिए बात समझ में आई? तो इन 13 पॉइंट की वजह से अगर कोई लॉस है ऑलरेडी तो वो भी आपका लैप्स हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे हम सेट ऑफ करते हैं लॉसेस, तो हम जैसे इसमें ईयर्स होते हैं हमारे पास कि हम इतने ईयर्स तक सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हमने 2-3 साल सेट ऑफ कर लिया और अब हम इस स्कीम में आ रहे हैं, अब हम इसको इस सेक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम ना अब लास्ट ईयर वाला ही नहीं लेंगे या और पहले वाला भी सारा नहीं, रिमेनिंग देखो 19-20 लास्ट 19-20 तक आपके पास लॉस और ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब 31 मार्च 20 को आपने कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड किया होगा जो कि इस साल एडजस्ट होना था, पर इस साल आप इस स्कीम में आ गए, तो इस स्कीम में आते हैं इसने क्या कहा कि भैया इन रीजन से लॉस है क्या तुम्हारे पास, आपके तो हाँ सर मेरे पास लॉस है, बोलो उसको भूल जाओ। ठीक है सर। हाँ जी, और बोलिए। और बोलिए भाई, फटाफट बोलो, एक एक पॉइंट बोलते जाओ।
हाँ जी बोलो, है किसी के डाउट? नहीं है? ठीक है, इसमें ये लॉस वाला केस होने से भी ज्यादा सेकंड केस मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस मुझे लगता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है सेकंड केस? सेकंड केस कह रहा है सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब आपके अकाउंट में क्या है सर? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो सकता है ना पुराने साल का? बताइए, क्या पुराने ईयर्स का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो सकता है आपके पास? यस सर, डेफिनेटली हो सकता है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में से अब देखो सोचने वाली बात है कि एडिशनल का तो ये मना करता है, ये कहता है कि एडिशनल तो हम देंगे नहीं आपको, नॉर्मल दे सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस एडिशनल और उस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई कि हमारे पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है सर। अब अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो दोनों चीजों का हो सकता है सर, एडिशनल का भी हो सकता है या नॉर्मल का भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो हमें उसके दोनों टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? दोनों के टुकड़े करने पड़ेंगे। अब नॉर्मल को तो वो बोलता है कि हमें कोई ऐतराज ही नहीं है। नॉर्मल पे ऐतराज है क्या इसको? बताइए, नॉर्मल डेप्रिसिएशन से कोई ऐतराज है क्या इस स्कीम को? नहीं। तो ये कहता है नॉर्मल को तो अनअब्जॉर्ब के अंदर रहने दो और उसे तो आप सेट ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा है उसे तो आप अनअब्जॉर्ब में रहने दो, उसे तो आप आराम से सेट ऑफ कर लेना, जैसे भी आप करते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। ओके, पर एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है आपका वो तो हम अलाउ नहीं करते, हमने तो मना किया हुआ है, राइट? तो आप क्या करो, इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को भूल जाओ। पर आपने कहा सर ये तो हमारे लिए नुकसान की बात हो गई, क्योंकि हमने जब एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया था तो क्या हमने एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर दी थी? बताइए, हम लिखते हैं WDV माइनस नॉर्मल माइनस एडिशन। तो हम कहते हैं सर ऐसे कैसे भूल जाएं, आपके चक्कर में तो हमने पहले तो एडिशनल डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम कर दी है ना, और हमारी क्लोजिंग WDV कम आ गई, और ऊपर से आप कह रहे हो इसको भूल जाओ, तो हमारे तो ये तो सीधा सीधा ही नुकसान हो गया। तो बोला ठीक है, एक काम करते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन को पूरा मना नहीं कर रहे, अभी तक जो चार्ज किया उसको तो भूल जाओ, उसको क्या करो वापस कॉस्ट में जोड़ दो, उसको वापस क्या कर दो, कॉस्ट में जोड़ दो। कैसे? एडेड इन ओपनिंग WDV ऑफ फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। इस साल 1/4/2020 की जो ओपनिंग WDV है उसमें तुम्हारे एडिशनल डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ दो। हमने कहा सर इससे क्या होगा? बोला इससे ये होगा कि उस पे तुम अब धीरे धीरे नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रूप में उसको अलाउ करवा सकते हो। बोलिए जी, बात समझ में आई? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के दो टुकड़े करने हैं, नॉर्मल तो अभी भी हम अलाउ करते हैं, इसलिए उसको तो अनअब्जॉर्ब में पड़ा रहने दो और आराम से सेट ऑफ कर लेना। जो अब नॉर्मल एडिशनल है उसे हम अलाउ नहीं करते, तो उसे आप क्या करो, अपनी WDV में वापस जोड़ दो और फिर धीरे धीरे नॉर्मल डेप्रिसिएशन के फॉर्म में उसको भी अलाउ कर देंगे। बोलो भाई, यहाँ कोई डाउट है सेकंड पॉइंट में किसी को तो पूछो। इतना टिपिकल क्वेश्चन देगा नहीं वो आपको, ये आप मान के चलिए 100%। ठीक है, इतने टिपिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। ये सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली, जैसे कि MCQ में पूछ लिया कि सर ऑल्टरनेट स्कीम के हिसाब से 4 लाख की इनकम है तो ऑल्टरनेट स्कीम के हिसाब से टैक्स बताओ, अज्यूमिंग दैट ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ऐसा क्वेश्चन देगा वो, कंडीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं देगा। समझ गए आपको? क्या इस ईयर की एड, इस ईयर की नहीं, अभी तक का जो अब नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन है पुराना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के रूप में पड़ा है, उसको ऐड करना है इस साल के फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि भैया मिस्टर एक्स 8 लाख रुपए कमाते हैं, इनकी पुरानी स्कीम के हिसाब से भी टैक्स बनाओ और नई स्कीम के हिसाब से भी टैक्स बनाओ, अज्यूमिंग दैट ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बस ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देने के चांस बहुत 0.001% है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर AMT प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। AMT अभी हम पढ़ेंगे वहां पे नॉर्मल स्कीम वाला, तो वो नॉर्मल स्कीम से टैक्स लगाने पे तो AMT लगेगा, पर यहाँ पे लगाने पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, AMT टैक्स नहीं लगेगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, स्पेशल रेट एंड रिबेट 87 और सरचार्ज विल बी सेम। ठीक है, तो 87A की रिबेट 12,500 की सेम रहेगी, सरचार्ज 10, 15
25, 37 सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और एलटीसीजी पे, एसटीसीजी पे वो जो कैजुअल इनकम पे जो स्पेशल रेट्स हैं वो सेम रहेगी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये आप हर साल स्विच कर सकते हैं, एक साल ये, एक साल वो, एक साल ये, एक साल वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी बीएनपी इनकम है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक बार 115 बीएससी ले लिया तो आप नॉर्मल स्कीम में वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो बीएनपी इनकम है तो सोच समझ के जाएं, उसमें जाने के बाद वापस आने का मौका हम आपको नहीं देंगे। हाँ, अगर वो बिजनेस ही आपका बंद हो जाता है, बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं रहता है, तो आप इस स्कीम में वापस आ सकते हैं। लो जी बताओ, 115 बीएसी में कोई डाउट किसी को है तो बोलो। Anyone have any doubt तो पूछ लीजिए। ओके, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें ऐसे दिमाग ना लगाएं कि सर पीछे वाला लॉस इतना है, ये इतना है, बताओ कैसे करें, ऐसे दिमाग ना लगाएं, ठीक है। इतना ही डिटेल में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी फाइनल में इंडिविजुअल का असेसमेंट नहीं आता है, फाइनल में फॉर्म का ज्यादा आता है, कंपनी का ज्यादा आता है, ठीक है। या फिर और भी इसमें बहुत सारे असेसमेंट है जो आपने इंटर में नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है, वो वाले आते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सर, बिजनेस इनकम है हमारी कितने रुपए की, वही 8 लाख रुपए की, ठीक है, जैसा अभी अपन ने कहा। और अदर सोर्स की इनकम है सर 2 लाख रुपए की। अब आप पहले तो मुझे ये बताइए सर, इस बंदे का ओल्ड स्कीम में टैक्स कितना होगा? ओल्ड स्कीम में टैक्स कितना होगा? 1,12,500। क्या कोई सरचार्ज या रिबेट मिलेगी? क्या कोई सरचार्ज या रिबेट मिलेगी? एनी सरचार्ज और एनी रिबेट नहीं। तो क्या जोड़ देंगे आप? सीधा एचसीसी जोड़ देंगे 4%। कितना? 4500 होता है क्या? देखो टोटल कितना आ रहा है, 1,17,000। ओके चलिए, न्यू स्कीम में बताइए इसका टैक्स कितना होगा? 75,000 बता रहे हैं, चेक कर लो एक बार। न्यू स्कीम में 75,000 हो रहा है क्या? चेक कर लो। एक 115 BAC में कितना हो रहा है? 75,000 हो रहा है क्या? चेक कर लो। यस सर। ओके, HEC 3%, 4%, 750, 3,000। निधि ने बता दिया 3,000, ठीक है। 78,000। 115 BAC से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। 115 BAC से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। If anyone have any doubt about 115
BAC, तो पूछ लीजिए, फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे। सर ये जो आपने अभी एकदम से जो मतलब 115 BAC वाला पढ़ाया, और जो कल आपने शीट दी थी वॉल्यूम 1 वाली, उसमें वो है? ये नहीं, इसमें नहीं है, ये तो फाइनल वाले में आएगा, वॉल्यूम 2 में आएगा। तभी मेरे को तो मिल नहीं रहा। ठीक है सर। हाँ जी, देख लिया ये वाला देख लिया सबने? तुषार लिख लिया? ओके, अब सुनिए सर, तो हम पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, हमने 3-4-5 क्लासेस पे ले ली है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, हमने इसमें पढ़ा टोटल इनकम कैलकुलेट करना, ठीक है? फिर टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना, ठीक है? इस टैक्स के कैलकुलेशन में स्पेशल इनकम हमारे पास आई, स्पेशल रेटेड इनकम, ठीक है? इनकी वजह से हमें कई पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े, जैसे कि किसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, किसमें से नहीं मिलता है, ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, ठीक है? उसके बाद सर इसमें हमने सरचार्ज पढ़ा, ठीक है? हमने रिबेट पढ़ी, फिर हमने ये भी पढ़ा सर कि ये जो सरचार्ज है इसमें मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है, और इस सरचार्ज में लिमिट क्या है, ठीक है? इस सरचार्ज में क्या क्या लिमिट्स हैं, ठीक है? ऑन सरचार्ज ऑन स्पेशल इनकम, ठीक है? स्पेशल इनकम पे सरचार्ज के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उनकी रेट, उनकी कैलकुलेशन, वो सब चीजें हमने समझ ली, राइट? उसके बाद इस टैक्स में ही आ गया 115 BAC, तो उसमें क्या रेट है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, वो सब हमने पढ़ ली है। अब ये पूरा हमने इंडिविजुअल का असेसमेंट इतना पढ़ लिया है, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ये मैंने एक समरी बता दिया आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है। कोई डाउट नहीं है यहां तक किसी को? चलिए, तो अब इसी में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्रीकल्चर इनकम और पढ़ाना है, उसके बाद हम चलेंगे असेसमेंट ऑफ HUF के ऊपर, ठीक है? सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम और पढ़ाना है, उसके बाद हम चलेंगे असेसमेंट ऑफ HUF के ऊपर, ठीक है? इसमें एक पॉइंट और होता है, एरियर ऑफ सैलरी का, पर वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? वो इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली कहीं पे कवर होता है, ठीक है? तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के अंदर, कौन सा, एग्रीकल्चर इनकम का। उसके बाद हम असेसमेंट ऑफ HUF की तरफ चलेंगे, ओके? चल, AMT इसमें नहीं है, AMT HUF का असेसमेंट, फर्म का असेसमेंट पढ़ने के बाद AMT का रोल आता है, तो AMT यहाँ नहीं पढ़ना, AMT बाद में पढ़ना, क्योंकि AMT इंडिविजुअल पे भी लगता है, HUF पे भी लगता है, फॉर्म पे भी लगता है, AOP पे भी लगता है, तो वो सब चीजें सब पढ़ाने के बाद। आइए सर, एग्रीकल्चर इनकम क्या है? सर एग्रीकल्चर इनकम हम जानते हैं कि ये एग्जम्प्टेड इनकम है हमारे इंडिया में, ठीक है? और एग्जम्प्टेड इनकम है तो बस फिर क्या करने की जरूरत है, पर एग्जम्प्टेड इनकम है तो इंडिविजुअल के केस में एक स्पेशल ट्रीटमेंट इसका बन जाता है, तो वो हमें यहाँ पे समझना है। पर उससे पहले हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर इनकम को समझ लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम दो तरीके की होती है, जिसमें एक हम बोलते हैं प्राइमरी ऑपरेशन,
एक क्या होता है, प्राइमरी ऑपरेशन। जो इनकम प्राइमरी ऑपरेशन से होती है वो टोटली फुल्ली क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है। जो इनकम प्राइमरी ऑपरेशन से होती है वो फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम होती है। और जो इनकम प्राइमरी प्लस सेकेंडरी ऑपरेशन से होती है वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है, वो क्या होती है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने कर दिया रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर लैंड को किराए पे दे दिया, किस काम के लिए, खेती के काम के लिए। भाई आपसे खेती का काम नहीं हो सकता तो आपने किसी को कह दिया कि भैया तू खेती कर ले, मुझे उसमें से कुछ पैसा दे देना। ठीक है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, जैसे खेत खरीद लेते हैं और फिर किसी किसान को किराए पे दे देते हैं कि भैया तुम कर लो, मुझे तो कुछ या तो धान दे देना, जो बनेगा उसमें से कुछ यस सर, पैसा दे देना, है ना। तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ गया सर ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप कुछ उगा रहे हैं, आप कुछ उगा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे नर्सरी, अब नर्सरी है, नर्सरी में अगर आप पौधे वहीं पे उगा रहे हैं और फिर उनको बेच रहे हैं तो वो भी एग्रीकल्चर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो ये सारे हैं। अब इसमें सर ऐसा भी हो सकता है, प्राइमरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, प्राइमरी ऑपरेशन का मतलब होता है जो होता है ना, कल्टीवेशन हो गया, बीज बोना हो गया, फिर उसको कटाई करना हो गया। इसमें कई काम होते हैं एग्रीकल्चर में। अगर आप में से किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, आप खेत वेत में जाते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनिए कि भाई मैं ना, मेरे पास एक खेत है पर मुझे काम नहीं करना या मुझे नहीं करना आता, तो मैंने है ना शुभम को बुला लिया कि भाई तुम आ जाओ, मेरी मदद कर दो इस काम के लिए। शुभम ने कहा ठीक है सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब शुभम मुझसे पैसे लेगा उस चीज के, तो शुभम के लिए भी वो इनकम एग्रीकल्चर में है क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहा है इनडायरेक्टली। और मेरे लिए भी वो इनकम क्या हो जाएगी, उससे जो वो फसल निकलेगी मेरे लिए भी वो एग्रीकल्चर में। तो इसमें कल्टीवेशन, ठीक है, सीडिंग, बीज बोना, ये सब चीजें इसमें कवर हो जाती है। ओके, ठीक। अब सर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे कि ग्रोइंग व्हीट एंड, ठीक है, ग्रोइंग व्हीट एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर। आप गेहूं उगाते हैं और उसको गेहूं को नहीं बेचते, उससे आटा बना के बेचते हैं, तो क्या ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चीजें हो गई, बताइए। आप गेहूं उगाते हैं पर गेहूं नहीं बेचते, आप क्या करते हैं, उससे आटा बना के आटा बेचते हैं, बताइए। तो क्या मैं इसे टोटली एग्रीकल्चर कह सकता हूं? ग्रोइंग शुगर केन एंड मैन्युफैक्चरिंग शुगर, क्या इसे भी मैं कंप्लीटली एग्रीकल्चर एक्टिविटी कह सकता हूं? बोलिए। शुगर केन, गन्ना उगा के चीनी निकालना और चीनी बेचना, नहीं। इसके अलावा सर एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टी, कॉफी और रबर। ठीक है, ये भी सारी क्या है, बहुत एक्टिविटी है। अब देखिए समझना ध्यान से कि सर ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इनमें तो एक परसेंटेज हमें दे रखा है ना, 60, 40, 75, 25, 65, 35, ये हमें दे रखा है। तो इसमें तो हम इनकम को अलग कर लेंगे कि कितनी एग्रीकल्चर है और कितनी नॉन एग्रीकल्चर है। पर ये पहले और दूसरे पॉइंट में क्या आप अलग कर सकते हैं, बताइए। क्या पहले और दूसरे पॉइंट में आप अलग करके दे सकते हैं क्या कि कितनी एग्रीकल्चर और कितनी नॉन एग्रीकल्चर है? कर सकता आप में से कोई अलग? यस सर, शुभम कर सकता है और पंकज कर सकता है, और कोई? निवी, चलो ठीक है। तो एक एग्जांपल पे आते हैं अपन, ठीक है।
अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और, अदर इनकम। कुछ अदर इनकम है जो टोटली नॉन एग्रीकल्चर है, टोटली नॉन एग्रीकल्चर। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड दी, एग्रीकल्चर जो लैंड है आपकी वो आपने रेंट पे दी फॉर फिल्म शूटिंग। बताइए, फिल्म की शूटिंग के लिए आपने रेंट पे अपना खेत दिया, एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं? फिल्म की शूटिंग के लिए आपने अपना खेत किराए पे दिया, नहीं, तो ये टोटली नॉन एग्रीकल्चर में आ जाएगी, अदर सोर्स में आ जाएगी, राइट। चलिए, अब मैं आता हूं पार्शियली वाले पे, जिसका पता है 60-40 वो तो आसान है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी माइक पे जवाब नहीं देगा, सब लिख के जवाब देंगे, तो देखते हैं किसका जवाब ज्यादा सटीक आता है। इन्होंने गन्ना उगाया, शुगर केन। इन्होंने क्या उगाया सर? शुगर केन उगाया उन्होंने, ठीक है। इस शुगर केन को उगाने की जो कॉस्ट आई, कॉस्ट मतलब सीड्स हो गए, वाटरिंग हो गई, है ना, लेबर हो गया, वगैरह वगैरह, ये आया सर मान लीजिए 1,20,000। ओके, ये कितना है सर? 1,20,000। अब इन्होंने इस शुगर केन को भेजा अपनी फैक्ट्री में। कहाँ भेजा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में ये प्रोसेस हुआ और इससे बनी शुगर। इसमें जो प्रोसेसिंग का खर्चा लगा वो लगी सर 85,000 रुपीज। कितने लगी? 85,000 रुपीज, राइट। और फाइनली इन्होंने शुगर को सोल्ड कर दिया कितने रुपए में? 3 लाख। फाइनली इन्होंने शुगर को बेच दिया कितने रुपए में? 3 लाख। समझ गए भाई? उगाने की कॉस्ट जिसमें बीज वगैरह, पानी वानी सब आ गया, 1,00,000 बेचा लगा, फिर फैक्ट्री में भेजा, वहां पे प्रोसेस किया, 85,000 लगा, और फिर शुगर को बेच दिया 3 लाख। अब बताइए इसमें से कितना एग्रीकल्चर और कितना नॉन एग्रीकल्चर, और आप कैसे निकालेंगे? बताइए। जो जो 3 लोग बताने वाले थे ना, निधि, पंकज, शुभम, फटाफट बता दो कैसे। बोलिए, फरमाइए, आओ। कोई इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मुझसे। कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो भी पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, नेवी का आंसर आ गया। और बोलिए। और बोलिए भाई। बोल शुभम, अभी तो बोल रहा था मैं कर दूंगा सर, मैं। अब क्या हुआ? ये तो सबसे खतरनाक आदमी है। एक बच्चा कह रहा है सर 3 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम। बेटा क्या बोल रहे हो, सोचो एक बार। हम्म, चलिए, सबका आंसर सेम है,
सबका आंसर सेम है? नहीं, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम है ना। कुछ बच्चों का आंसर, जैसे अब ये 13,250 का क्या लॉजिक है भाई? 13,250 का तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। नहीं, मुझे पता है ये इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड है। जब तक वो आप मुझसे वो इंफॉर्मेशन नहीं पूछोगे तब तक आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट और है, और जब तक वो आप क्वेश्चन मुझसे पूछोगे नहीं तब तक आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने वो इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं लिखी, आप कहोगे सर आपने अधूरा क्वेश्चन दे दिया। नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लिखते ही तो क्वेश्चन सोल्व ही हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये चेक करूँ ना कि आप क्या करते हो, आपको क्या पता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। सर बात ये है कि आप ये मान लीजिए कि आप 2 पर्सन है, आप 1 पर्सन नहीं है, आप 2 पर्सन है। क्या है सर 2 पर्सन? सर यहाँ पे तो मैं हूं किसान, यहाँ पे तो मैं क्या हूं? किसान हूं, और यहाँ पे क्या हूं मैं? बिजनेसमैन, राइट। अब सुन लीजिए सभी ध्यान से कि सर यहाँ तो मैं किसान हूं और यहाँ मैं बिजनेसमैन, राइट। तो जाहिर सी बात है, ये किसान जब बिजनेसमैन बनेगा उससे पहले ये जो कमाएगा, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगी? और बिजनेसमैन बनने के बाद जो कमाएगा, क्या ये बिजनेस इनकम होगी? यस सर। ठीक है, अब सवाल वही, जैसे अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था ना, 2 हेड बीच में आ जाते हैं तो क्या करते हैं? कैपिटल गेन में आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जब 2 हेड बीच में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, बताइए। जैसे कन्वर्जन ऑफ स्टॉक बताया था, तो हम क्या करते हैं सर, एफएमवी का सहारा लेते हैं। एफएमवी का सहारा लेते हैं, तो हमें इस पॉइंट पे एफएमवी चाहिए। किसकी? एफएमवी ऑफ शुगर केन। ठीक है, हमें शुगर केन की एफएमवी चाहिए। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये किसान अपना शुगर केन बेच देगा किसी बिजनेसमैन को, किसी बिजनेसमैन को। ठीक है, वो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, तो कितने में बेच देगा? तो सपोज यहाँ पे कॉस्ट आती है, यहाँ पे वो पता चलता है कि सर 1,65,000 में बिक सकता है ये। ठीक है, तो मुझे बताइए, किसान ने अपना हिस्सा लिया और किसान तो अलग हो गया। किसान कहता है भैया मैंने 1,20,000 में उगाया, 1,65,000 में बेचा, मेरा काम खत्म, बिजनेसमैन बिजनेसमैन जाने अपना। तो इसका जो डिफरेंस है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी? आई बात समझ में? पहला पॉइंट। अब बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे भैया गन्ना चाहिए, तो इसने खरीदा होगा मार्केट से, तो क्या इसको इस भाव में मिला होगा? बताइए, बिजनेसमैन ने जब गन्ना खरीदा होगा तो इसे इस भाव मिला? हाँ सर। अब 1,65,000 में तो इसको मिला, 85,000 रुपए इसने कॉस्ट लगा दी उस पर, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इसकी? बताइए, 2.5 लाख आ गई। अब 2.5 लाख में से इसने 3 लाख में माल बेच दिया, तो क्या इसको 50,000 की बिजनेस इनकम होगी? यस। तो ये है तरीका इसको निकालने का। अच्छा, एक चीज, बहुत से बच्चों ने क्या किया, 3 लाख का प्रपोर्शन कर दिया इस रेट में। अरे प्रपोर्शन कर भी दिया आपने, तो भी तो कॉस्ट कम करके प्रॉफिट बताओ ना। आप सेल प्राइस क्यों बता रहे हो? आपसे एग्जामिनर पूछता है भैया प्रॉफिट बताओ, ध्यान से सुनो। कुछ लोगों ने गलती करी, पर गलती भी तो ऐसी करो जो जेन्युइन लगे। आपने कहा सर 3 लाख के हिस्से कर दो, 1,20 के प्रपोर्शन में और 85 के प्रपोर्शन में, चलो मान लो कर दिया, हालांकि नहीं करना पर मान लो कर दिया, तो भी जो आपने किया वो तो सेल प्राइस आई है ना, उसमें से कॉस्ट तो कम करो। आपने निकाल के दे दिया सर ये लो, हमने प्रपोर्शन कर दिया, क्या वो प्रॉफिट है? बताइए, क्या आप उसे इनकम कह सकते हैं? तो फिर जब वो प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट भी बता रहे हैं तो अपनी मेहनत तो पूरी कीजिए। आपने तो सिर्फ 3 लाख के टुकड़े किए, लो जी सर 1 लाख कुछ ये है, 1 लाख ये है, लो जी 1,75,610 और 1,24,390 आपने ये बताया, तो क्या ये इनकम है? अरे तरीका गलत भी है, आंसर गलत भी है,
तो एटलीस्ट इनकम पे पहुंच के तो गलत करो। इनकम पहुंचे ही नहीं, टुकड़े कर दिए, लो साहब। तो फिर पूछा आपसे क्या था? अच्छा, प्रॉफिट पूछा था, या ये पूछा था कि सेल प्रोसीड बताओ? समृद्धि, प्रॉफिट पूछा था या सेल प्रोसीड? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बताओ ना, फिर सेल प्रोसीड क्यों बता रहे हैं? नहीं समझे? तो एग्जामिनर ये भी सोच ले कि अच्छा यार बच्चे ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ कंसीडर करता हूं, चलो ठीक है। तो अगर आपने सेल प्रोसीड का ही डिवाइडेशन करके दे दिया, वो मार्क्स दे देगा क्या? कोई चांस ही नहीं है ना। आप उसमें से कोई कॉस्ट कम करके दोगे तो वो सोचेगा अच्छा इसने सेल प्राइस गलत ले ली, पर इसको बाकी चीजें तो पता है। समझ गए? तो जो पूछा जाए एटलीस्ट उस पर फोकस करो। सही गलत तो आप पढ़ोगे तब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अधूरा काम ना करें। अधूरा काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जी, बात समझ में आई? कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि एग्रीकल्चर इतनी और नॉन एग्रीकल्चर कितनी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो पूछ लो भैया। ये रही आपकी एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो ये है तो फुल्ली अमाउंट ले लो, ये है तो इसका एग्रीकल्चर का पार्टली अमाउंट ले लो, और ये है तो कुछ भी नहीं लेना, नीचे वाला, ठीक है। तो इससे आपके हैंड में एग्रीकल्चर इनकम अलग से आ जाएगी। बताइए, यहाँ से टोटली, यहाँ से पार्शियली, या फिर नथिंग? क्या आपके हाथ में एग्रीकल्चर इनकम आ गई अलग से? ओके। अब अगर सर आपके हाथ में एग्रीकल्चर इनकम अलग से आ गई तो अब सुन लीजिए क्या है आगे। टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब सर सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्टेड है, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्टेड है ना। exempted, but it should be considered for calculation of tax. However, it is considered for slave benefit. पहले ऐड करेंगे, फिर बताओ फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट बताइए फिर क्या करेंगे? चलिए, तो सर हमें इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या फॉलो करना है? फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? ओके, देखिए पहला स्टेप करना है कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ओके, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, पहला स्टेप आप ये करेंगे। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे? कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। और स्टेप 3 में आप क्या करेंगे?
रिड्यूस सेकेंड फ्रॉम 1, ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका टैक्स अमाउंट, आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपका टैक्स अमाउंट आ जाएगा। सबका पढ़ा हुआ है ये पॉइंट, रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ है इंटरमेज का कि क्यों करते हैं हम। कोई डाउट है किसी को तो बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए यहाँ पे। एनीवन हैव एनी डाउट तो बोल दीजिए। हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। हाँ जी, चलिए एक कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। बिजनेस इनकम दे रखी है 4 लाख, एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है 3 लाख, कैलकुलेशन करनी है। स्टेप 1 में टैक्स कितने इनकम में निकालेंगे बताइए, स्टेप 1 में कितनी इनकम पे टैक्स निकालेंगे? 7 लाख पे निकालेंगे सर। बताइए 7 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है? 7 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है? 52,500। स्टेप 2 टैक्स ऑन, बताइए स्टेप 2 में टैक्स कितने पे निकालेंगे? स्टेप 2 में टैक्स कितने पे निकालेंगे? 5,50,000, राइट। ओके, कितना आएगा? कितना आएगा? 22,500। तो स्टेप 3 में आपका टैक्स कितना बन गया? 30,000। दैट्स इट। लो जी, ये हो गया आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना कल इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ एचयूएफ और फॉर्म स्टार्ट करेंगे। एचयूएफ का असेसमेंट में कुछ नहीं बताना है मुझे, बहुत छोटी सी बात बतानी है, 10 मिनट लगेगी, 10 से 15 मिनट। तो साथ ही साथ हम असेसमेंट ऑफ फॉर्म भी स्टार्ट कर देंगे। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है?